Hello everyone. Today we are coming back with our 14th lecture of this unit, that is a thermodynamics 1. Okay na. This is our series, that is a thermodynamics. Okay, with our lecture 14th. Okay, so here we are writing thermodynamics lecture 14. Today we have to see the most important topic of this unit, that is the entropy. Okay, so last lecture we have discussed about the what is the Clausius statements. Okay ना, what are the Clausius theorem. Okay ना, Clausius theorem क्या था हमने देखा था. Okay, it is like the general idea of the Clausius theorem. Clausius theorem is like this. It is a circular integral dq by t which is less than or equal to 0. It is equal for the reversible. Okay, reversible process it is equal to, and otherwise other process irreversible process it can be equal to or less than 0. Okay, this quantity. सो देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्लॉसियस थ्योरम स्टडी किया था. तो क्लॉसियस थ्योरम एक्चुअल में ये था. ओके ना, मतलब सर्कुलर इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई डी टी. ये जो क्वांटिटी थी क्यू डी क्यू क्या था यहाँ पे, इट इज़ द हीट ट्रांसफर. ओके ना, हीट ट्रांसफर था यहाँ पे, डी क्यू से डिनोट किया था और डिवाइड बाई टी था जो टेम्परेचर हमारा. तो वो लेस देन और इक्वल टू 0. ये हमारा क्लॉसियस थ्योरम था, लास्ट टाइम हमने देखा था. ओके, नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द एंट्रोपी. ओके, व्हाई वी यूज दिस टर्म, दैट इज द एंट्रोपी. ओके, सो एंट्रोपी क्या है वो हमें ये लेक्चर में अभी देखना है. ओके, वन बाय वन एक टॉपिक है. तो एक्चुअल में इसको फॉर्म किसने किया, किसने बताया एंट्रोपी. तो नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज द सेम, दैट इज द क्लॉसियस. ओके, सो क्लॉसियस, Rudolf Clausius realized the quantity which can measure the transfer of heat. ओके ना, हीट ट्रांसफ़र का जो मेजरमेंट कर सकता था. ओके, ये हीट मेजरमेंट नहीं करता था, इट इज़ जस्ट ट्रांसफ़र. हीट ट्रांसफ़र डिटरमाइन कर सकता था. ऐसे एक क्वांटिटी उसने फॉर्म किया और उस क्वांटिटी को नाम दिया उसने एंट्रोपी. ओके, एंट्रोपी मीन्स इट इज़ अ ग्रीक वर्ड which is meaning is the transformation. ओके, तो ये ग्रीक वर्ड से आया है, इसका मीनिंग है ट्रांसफॉर्मेशन. तो एंट्रोपी एक्चुअल में क्या था, हीट ट्रांसफर को डिटरमाइन करने के लिए एक क्वांटिटी बनाया गया जिसका नाम दिया गया है एंट्रोपी. ओके, सो एंट्रोपी इज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम एनर्जी. इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एनर्जी बट इट सॉल्व्स मेनी हाउ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड. इट कैन बी सॉल्व हाउ द एनर्जी ट्रांसफर बाय यूजिंग दी एंट्रोपी. ओके ना, तो इस तरह से एंट्रोपी से हम एनर्जी ट्रांसफर देख सकते हैं, हीट कहाँ ट्रांसफर हो रही है वो पता चल सकता है हमें बाय यूजिंग दी एंट्रोपी. ओके, सो एंट्रोपी इज व्हाट, एंट्रोपी इज द रियल फिजिकल क्वांटिटी. इट इज अ रियल फिजिकल क्वांटिटी बट इट कैनॉट बी feel like pressure, टेम्परेचर. ओके ना, प्रेशर और टेम्परेचर की तरह ये फिल नहीं हो सकता है. ओके ना, ये फिजिकल क्वांटिटी बट फिल नहीं हो सकता है. ओके ना, इट इज़ अ पोटेंशियलिटी मीन्स ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, रियल फिजिकल क्वांटिटी है बट ये प्रेशर जो हम टेम्परेचर देखते हैं उसकी तरह से ये फिल नहीं हो सकता. ओके ना, and it is a potentiality which determines heat transfer. ओके, तो ये हीट ट्रांसफ़र यहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ हो रहा है. ओके, देन नेक्स्ट इज द वन मोर थिंग इज द पोटेंशियलिटी विच डिटरमाइंस हीट ट्रांसफर. अब एक्चुअल हीट एंट्रोपी है क्या, देखो एंट्रोपी इज द measurement of randomness or disorderness in the molecular structure. तो एंट्रोपी एक्चुअल में देखो ये मेन डेफिनेशन है एंट्रोपी का. ओके ना, एंट्रोपी इज द
मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है कोई भी बॉडी का, ओके। तो इसमें कितने अमाउंट में इसका रैंडमनेस हो रहा है, मतलब अगर हमने एक स्ट्रक्चर देखा तो इसके अंदर क्रिस्टल्स रहेंगे बहुत सारे, ओके ना, इसके अंदर रेगुलर अमाउंट में ऐसे सिस्टर रखेंगे होंगे, ओके ना। तो वो डिटरमाइन करेगा कि इसका एंट्रोपी कितना है। अगर उसमें रेगुलरिटी नहीं रहेगी, डिसऑर्डर रहेगी उसमें कुछ भी, तो बोलेंगे कि उसकी एंट्रोपी ज़्यादा है। अगर उसमें कुछ भी तरह की डिसऑर्डरनेस नहीं रहेगी तो हम लोग बोलेंगे कि उसकी एंट्रोपी बहुत कम है, ओके। इस तरह से एंट्रोपी डिफाइन किया जाता है कि इट इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कितना डिसऑर्डरनेस है उससे पता चल जाता है कि इसको एंट्रोपी बोलते हैं। तो एंट्रोपी का देखो एक जनरल आइडिया बता देता हूँ। अगर एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, एक हम कंसिडर करते हैं आइस और एक वाटर, ये दो एग्जाम्पल कंसिडर कर देते हैं। तो देखो आइस रहेगा वो पूरा ऐसा रहेगा, पानी का जो मॉलिक्यूल्स है सब एक ऑर्डर में रहेंगे, एक पर्टिकुलर, ठीक है ना, यहाँ पे, ओके। और वाटर में क्या, ये पूरा ऐसा फैला हुआ है, ठीक है। तो इसमें सब मॉलिक्यूल्स फैले हुए हैं, तो किसमें इधर डिसऑर्डरनेस ज़्यादा है, ओके ना, और इधर डिसऑर्डरनेस कम है। यहाँ पे कौन सा है, डिसऑर्डरनेस ज़्यादा रहेगा, मतलब सेम ऑर्डर में नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंट्रोपी ऑफ दिस वाटर इज मोर देन दी आइस, ओके ना। तो एंट्रोपी कहाँ पे ज़्यादा हो गया अभी, एंट्रोपी ऑफ वाटर इज मोर देन दी एंट्रोपी ऑफ आइस। इस तरह से एंट्रोपी का एक जनरल आइडिया यहाँ पे क्लियर हम कर सकते हैं, ओके ना। तो एंट्रोपी एक्चुअल में ये क्या है, उसको एक्चुअल में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको वाटर और आइस ये दोनों के फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ है, देखो एंट्रोपी एक्चुअल में है क्या, देखो एंट्रोपी इट इज़ अ एक्सटेंसिव क्वांटिटी, ओके ना। और एक चीज़ यहाँ पे वो है, इट इज़ अ एक्सटेंसिव क्वांटिटी। अभी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दो तरह की क्वांटिटीज रहती है। जो एक्सटेंसिव हम किसे बोलेंगे, विच इज डिपेंड ऑन मास, कि वो उसके अंदर कितना मास है उस पर वो डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग इसको एक्सटेंसिव बोलेंगे। मतलब हमारा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो रहता है वो एक्चुअल में किस चीज़ की वजह से, उसका मास कितना है उस पर डिपेंड करता है वो, ओके ना। अगर किसी बॉडी का मास कम है तो उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, उसी बॉडी का अगर मास ज़्यादा है तो वॉल्यूम भी उसका बढ़ जाएगा, ओके ना। उस तरह से चेंज होते रहता है। देन नेक्स्ट क्या हम लोग बोल सकते हैं, एक इंटेंसिव भी इसके तरह रहता है। तो इंटेंसिव क्या रहते हैं कि जिसके मास पे डिपेंड नहीं करते, मास पे इंडिपेंडेंट है, उनको हम इंटेंसिव बोलेंगे। मतलब हमारा जो टेम्परेचर है, प्रेशर जैसा सिस्टम रहेगा, तो वो टेम्परेचर वगैरह वो चेंज नहीं होता है उसमें, ओके ना। उस पर आप कितना भी ये करो, मास पे डिपेंड नहीं करता कि टेम्परेचर कितना है। अभी आपका मास ज़्यादा है या कम है उस पर आपका टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है, ओके। इस तरह से वो इंटेंसिव हो गया। लेकिन ये जो एंट्रोपी है वो एक्चुअल में है क्या, एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, ओके। मतलब वो मास पे डिपेंड करेगा, ओके। मतलब किसी बॉडी का मास अगर ज़्यादा है तो उसका एंट्रोपी भी ज़्यादा होने के चांसेस है, और मास कम है तो उसमें भी कम होने के चांसेस है। उस तरह से एंट्रोपी चेंज भी हो सकता है, मतलब कम ज़्यादा वाइस वर्सा भी हो सकता है उसमें, ठीक है ना। उस तरह से यहाँ पे होगा। बाद में इसका जो यूनिट है, तो इसका यूनिट इसको हम जूल्स में भी देते हैं और कैलोरीज में इसको काउंट कर सकते हैं, ओके ना। तो एंट्रोपी के दो तरह के यूनिट है, जूल्स में भी इसको काउंट करते हैं, जूल एंड जूल पर केल्विन और जूल पर केल्विन, और एक और है वो कैलोरीज पर केल्विन, ओके। इस तरह से इसके दो यूनिट हो गए। तो ठीक है, यहाँ पे ये पता चल गया कि इसका यूनिट कौन से वो पता चल गया, ठीक है ना। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक सिंपल हमें प्रोसेस देखना है, उसके हिसाब से हमें उसका फॉर्मूला डिराइव करना है, ओके ना, इसका बाय यूजिंग दिस क्लॉसियस थ्योरम। तो क्लॉसियस थ्योरम यहाँ पे याद रखो, इट इज द सर्कुलर इंटीग्रल ऑफ dq/t लेस देन और इक्वल टू 0, वो यहाँ आगे यूज करना है। और अगर रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा तो ओनली साइन इज इक्वल टू, ओके ना। नाउ इन द नेक्स्ट पेज वी हैव टू सी again all these things. Now consider one process, that is we are considering system S, okay, which is performing in reversible, okay, performing in reversible process, तो हमें यहाँ पे दिखाना है सिस्टम एस को, ओके ना। एंड इट इज गोइंग फ्रॉम स्टेट ए, ओके, यहाँ पे एक स्टेट ए है एंड इज गोज टू दी स्टेट बी। अभी देखो हमें कंसिडर किया है, हमने एक सिस्टम कंसिडर किया, तो इसका नाम दिया है सिस्टम एस, ओके, एंड विच इज परफॉर्मिंग इन द रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। मतलब ये आगे भी जाएगा और फिर पीछे भी आएगा, रिटर्न भी आएगा, ओके। तो
तो उसको दो स्टेट से उसकी एक इनिशियल स्टेट उसका ए एंड फाइनल स्टेट उसका स्टेट बी है, तो वो रिप्रेजेंट देखो यहाँ पे एक डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। देखो कैसे हम लोग डायग्राम में निकालते ड्रॉ करते, ओके ना। सो दिस इज द स्टेट ए। Now consider the state A is the initial state and state B is the final state. Okay, so we are tracing the path. Okay, तो देखो क्या है, स्टेट है हमारा इनिशियल स्टेट है और स्टेट बी हमारा फाइनल स्टेट है। तो पहला हमें ए टू बी हमारा जो प्रोसेस वर्किंग हो गया, ओके ना, ये वन डायरेक्शन मतलब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे गया और उसने ये पाथ फर्स्ट पार्ट किया है, ओके ना। तो ये पाथ वन हम लोग कंसिडर करते हैं इसको, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स कंसिडर किया हमने A1 एंड B1 मीन्स A1 to B1 ये पाथ हो गया। अभी हमें इसका रिवर्सिबल ड्रॉ करना है, इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्स में भी आएगा ये वापस। तो रिवर्सिबल देखो यहाँ पे और एक पाथ आ गया, ये पाथ इसने ट्रेस किया है यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में, ओके। एंड इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो कोऑर्डिनेट्स हम लोग इंसर्ट करते हैं A2 एंड B2 मीन्स B2 to A2 यहाँ पे आ रहा है, ओके। देन यहाँ पे हमें ये फर्स्ट कंडीशन हमने कंसिडर की है, ओके ना, मीन्स A1 to B1 गया एंड देन B2 to A2 आ गया, ओके। तो हमारा जो क्लॉसियस थ्योरम था उसका हमारा इक्वेशन क्या बन रहा था, दैट इज लाइक दिस, ओके, दैट इज dq/t, ओके। एंड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इट इज इक्वल टू द 0, ओके ना। ये हमने क्लॉसियस में दिखा था, ओके। अभी हमें ये सिर्फ दिखाना है ये फर्स्ट पार्ट के लिए फॉर पाथ 1, ओके ना। फर्स्ट पाथ के लिए हमने दिखाना है, तो हम लोग इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इट इज़ लाइक दिस, ओके। फॉर पाथ 1 इट इज़ going from A1 to B1, okay, and with dq/t, okay, यहाँ पे हो गया। एंड वी हैव टू अगेन इट इज़ रिवर्सिबल, तो हमें इसको ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। रिवर्सिबल है तो हम सेकेंड पाथ भी यहाँ पे पाथ 1 हो गया, अभी सेकेंड पाथ है पाथ 2, वो भी यहाँ पे कंसिडर करेंगे फॉर पाथ 1 एंड पाथ 2। तो क्या बनेगा, ये सेकेंड पाथ हमारा क्या था, B2A आया है, तो ये देखो यहाँ पे क्या है, वापस प्लस करेंगे यहाँ पे इसमें, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे B2 to A2, ओके। मीन्स A1 to B1 यहाँ पे ये पहले गया, ओके ना, इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट टू इनिशियल स्टेट इट कमिंग विथ B2 to A2 पाथ, ओके। तो B2 to A2 यहाँ पे पाथ ट्रेस किया है, dq/t ये जो हमारा क्वांटिटी था वो, ओके, इट इज़ इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस, सो इट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं इक्वेशन 1 एंड सेम लाइक दिस वी कैन राइट दिस इज फॉर दी पाथ। अभी क्या हो गया, यहाँ पे एक पाथ हो गया पाथ 1, हमें अब और एक देखना है, और एक देखो पहले पाथ के लिए हमने क्या किया था, इनिशियल टू फाइनल स्टेट गया था ये, देन फाइनल स्टेट टू वापस इनिशियल स्टेट में वापस आ गया, ओके। तो यहाँ पे क्या किया इसने, फर्स्ट पार्ट पाथ यहाँ पे कंसिडर किया, तो वो पाथ के लिए पहले हमने लिख दिया एक इक्वेशन हमारा, ये ऑलरेडी ये क्लॉसियस थ्योरम का हमने लास्ट टाइम देखा था ये इक्वेशन, ओके। ये फॉर्मूला कैसे रहता है, dq/t इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रल ड्रॉ किया है, ओके। तो ये फर्स्ट पाथ इसको दिखा रहा है और ये सेकंड पाथ दिखा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे सर्कुलर इंटीग्रल कंसिडर नहीं किया, क्योंकि ये हाफ पार्ट दिखा रहा है और ये वापस हाफ प्रोसेस यहाँ पे दिखा रहा है, ओके। तो इसलिए हाफ करके पूरा प्रोसेस हो रहा है, ओके ना, इक्वल टू 0, ओके। देन अभी कंसिडर क्या करने वाला है हम लोग, यहाँ पे ये पाथ तो है, बस हमें और एक पाथ कंसिडर करना है, तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते रहेगा, वो पाथ यहाँ पे रहेगा, ओके। और ये पाथ क्या रहेगा, ये भी रिवर्सिबल ही है। अब हम कंसिडर कौन से करेंगे, देखो ये फर्स्ट था, सेकेंड था, ये थर्ड था। अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड कंसिडर करेंगे, ओके। पाथ 1 एंड यहाँ पे लिखते हैं पाथ 3, ओके। तो पाथ 1 कंसिडर कर दिया, पाथ 1 का देखो सेम आएगा, A1 to B1 गया है वो, ठीक है ना। एरो देखो उसका, पहले एरो कहाँ पे गया है, यहाँ पे A to B एरो गया है, ओके। कोऑर्डिनेट्स A1 to B1 रहेंगे, ओके। देखो A1 लिख दिया, यहाँ पे B1 लिख दिया, ओके। एंड सेम क्वांटिटी dq/t इट इज़ द सेम हीट इज परफॉर्म्ड, देन प्लस लिखेंगे। और अभी पाथ 3 के लिए लिखना है, तो पाथ 3 के लिए भी कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे। तो हमने पाथ 1 के लिए A1 कंसिडर किया था, A1 B1, पाथ 2 के लिए A2 B2, तो पाथ 3 के लिए हम लोग लिखेंगे A3 B3 कोऑर्डिनेट्स, ओके। तो यहाँ पे हमारे क्या आएंगे, और इसका एरो देखो कहाँ पे जा रहा है, B2A जा रहा है, तो हमें यहाँ पे लोअर लिमिट लिखना पड़ेगा B3 to A3 एंड इट इज़ इक्वल टू dq/t इक्वल टू 0। अभी देखो क्या है, इसमें भी सेम प्रोसेस परफॉर्म हो रही है, इसमें भी सेम प्रोसेस परफॉर्म हो रही है, मतलब ये इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट गया है और फाइनल स्टेट टू वापस आ गया है, ओके। बस पाथ अलग अलग है। अब ये दोनों को भी हम लोग इक्वेट करें, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, तो अभी देखो
फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे हो गया, सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे हो गया। तो इसमें देखो एक क्वांटिटी सेम है, A1 to B1 है, A1 to B1, ये क्वांटिटी पूरी सेम है यहाँ पे, ये क्वांटिटी यहाँ पे सेम है, इसमें भी ये क्वांटिटी सेम है। ओके, तो अगर इसको हम लोग राइट साइड लेते हैं तो क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगी, इसको भी हम लोग राइट साइड ले, ये भी माइनस में हो जाएगी। और भाई क्या हो गया, LHS सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इधर का जो साइड है उसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। ओके ना, तो इक्वेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, फिर एक्चुअल जो हमें इक्वेशन मिलेगा दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो ये दोनों को हम लोग अगर कंबाइन करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा। वो इक्वेशन एक्चुअल में क्या रहेंगे यहाँ पे, दैट इज इंटीग्रल ऑफ B2/A2 dq/t इज इक्वल टू B3/A3 इंटू dq/t इक्वल टू, तो ये हमें या इसमें से इक्वेशन मिल गए। ओके, मतलब जो हमारा सेकेंड पाथ है और जो थर्ड पाथ है ये दोनों भी सेम है। ओके, ये हमें इसमें से, ये इक्वेशंस में से हमें पता चल गया। ओके ना, यहाँ पे सेकेंड पाथ और थर्ड पाथ दोनों भी सेम है। तो बाय यूजिंग दिस वी कैन कंक्लूड दैट द सिस्टम दैट इज अ क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी dq/t, दिस क्वांटिटी दैट इज अ dq/t, इंटीग्रल dq/t। ओके ना, dq मीन्स हमने लास्ट टाइम डेल्टा लिखा था, तो इसको डेल्टा भी लिख सकते हैं और फिर ऐसे डेल्टा भी लिख सकते हैं या फिर dq लिख सकते हैं। ओके, चलेगा ना, दोनों भी। इट इज अ इनफाइनाइटेसिमल चेंज ऑफ द हीट। ओके ना, इट्स वेरी स्मॉल। ओके ना, इनफाइनाइटेसिमल मीन्स वेरी वेरी स्मॉल। सो इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन दी पाथ, इट इज सेम फॉर ऑल दी पाथ्स। ओके ना, इट इज सेम फॉर ऑल दी पाथ्स। हमने पाथ कौन सा कर दिया, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये एक्चुअल में क्वांटिटी पूरी सेम है, वो हमने इसमें से डिराइव कर दिया। देखो यहाँ पे ये दोनों के पाथ के ये जो क्वांटिटी है पूरी तरह से सेम है। पाथ हमने B2 to A2 लिखा है और यहाँ पे B3 to A3 लिखा है, फिर भी ये दोनों वैल्यूज इक्वल मिल गई हमें। ओके ना, सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अब ये dq/t इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, और इसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस जो dq/t जो क्वांटिटी है इंटीग्रल कंसिडर करने, क्योंकि इट इज़ वेरी स्मॉल, दैट्स वाई इंटीग्रेशन इज रिटर्न। ओके ना, तो इंटीग्रेशन नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं ये जो क्वांटिटी है dq/t इसी को बोला गया है एंट्रोपी। ओके, दैट इज एंट्रोपी इज द डिपेंडिंग ऑन ओनली द लास्ट स्टेट्स, मतलब मीन्स इसके जो फाइनल स्टेट्स है डिपेंडिंग ऑन स्टेट्स। ओके ना, मीन्स इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ये डिपेंड कर रहा है। ओके, मैटर नहीं करता कि वो कौन सा पार्ट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा भी पार्ट परफॉर्म करे, इसका इनिशियल स्टेट क्या है और इसका फाइनल स्टेट क्या है, ये दोनों हमें पता होगा तो हम एंट्रोपी फाइंड कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स इट इज नोन एज द स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी इज द स्टेट फंक्शन। हमें इसका और एक प्रॉपर्टी पता चल गया, दैट इज द एंट्रोपी इज द स्टेट फंक्शन, मतलब स्टेट पे डिपेंड करता है इसका कौन सा स्टेट अभी चालू है। ओके, दैट इज इट इज़ इन द इनिशियल स्टेट और इट इज़ इन द फाइनल स्टेट। ओके, उस पर से हम बता सकते हैं कि इस कौन से स्टेट में अभी ये वर्क कर रहा है। ओके, देन हम एंट्रोपी को इसको फॉर्मेट में लिखेंगे, तो यहाँ पे एंट्रोपी को डिनोट करने के लिए हम लोग पहले ds लिखते हैं। ओके ना, ये स्मॉल है इसलिए एक्चुअल में s यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे हम लोग ds लिखते हैं अभी पहले। तो ds इज इक्वल टू dq/t, इट इज़ अ फॉर्मूला फॉर दी एंट्रोपी चेंज। ओके ना, एंट्रोपी चेंज। ओके, एंट्रोपी चेंज के लिए ये फॉर्मूला है। ओके, एंड दिस कैन बी रिटर्न एज s इक्वल टू dq/t। ओके, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं s इक्वल टू dq/t। तो ये ds जो है इसे हम लोग इस एक फॉर्मेट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो एंट्रोपी चेंज है इसे हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं when the processes are there then this can be written as if there are two processes A to B is there. Okay na, that means initial, this is the initial state. Okay, and this is the final state. Okay, then we can write it as SB minus SA equal to dq/t, that is the it is the entropy change. Okay, and this quantity that is known as entropy, the value of the entropy is meaningless, entropy change is important, that's why always we find the entropy change. What is the entropy change? We are always in the interested in the entropy change, मतलब जो क्वांटिटी है एंट्रोपी का इसको कोई ज़्यादा डिफाइन नहीं करता है। ओके, इसमें एक्चुअल में फाइंड करना रहता है एंट्रोपी चेंज, क्योंकि एंट्रोपी चेंज ही बहुत चीज़ों को डिफाइन करता है कि हीट क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो एक्चुअल में डिफाइन करने के लिए हमें एंट्रोपी चेंज की जरूरत पड़ती है। ओके,
तो एंट्रोपी चेंज एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है, देखो अगर एंट्रोपी चेंज जो हमारा है ds, ओके, ये हमारा अगर डिपेंड करता है dq पे, मतलब हमारा जो ये dq जो हमारा हीट है, ओके ना, हीट ट्रांसफर जो है, अगर dq हीट ट्रांसफर दिस dq इट इज इफ दिस इज dq इज पॉजिटिव, ओके ना, ये अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो हमारा जो एंट्रोपी रहेगा वो भी इंक्रीजिंग रहेगा, ओके ना, यहाँ पे ये एंट्रोपी रहेगा वो भी एक इंक्रीजिंग, ओके, आगे आगे इंक्रीज होते जाएगा। अगर एंट्रोपी इंक्रीज है मतलब डिसऑर्डरनेस बहुत ज़्यादा है सिस्टम में, ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ओके। और अगर ये जो DQ है ये अगर निगेटिव है, कम होते जा रहा है, ओके ना, डिक्रीज होते जा रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो एंट्रोपी चेंज है वो भी डिक्रीज होते जा रहा है, मीन्स वैल्यू ऑफ द एंट्रोपी विल बी डिक्रीजिंग, ओके, इन दिस केस, ओके। तो इस तरह से हीट ट्रांसफर हो रहा है। हीट ट्रांसफर देखो कैसे होता है, अगर ये DQ निगेटिव है, निगेटिव कब होगा, अगर हीट रिजेक्ट करेगा बॉडी, अगर हीट रिजेक्ट कर रही है या फिर हीट इवॉल्व कर रही है, अपने से बाहर निकल रही है हीट, तो वो टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे DQ हमारा निगेटिव होगा, ओके, मतलब जो चेंज इन हीट, ओके ना, हीट जो हमने एब्जॉर्ब की थी तो उसमें चेंज हो जाएगा, ओके। तो वो टाइम पे हमारा एंट्रोपी डिक्रीज हो सकता है अगर निगेटिव रहेगा तो, और अगर पॉजिटिव क्या रहेगा तो हीट अगर लेगा, ओके ना, एब्जॉर्ब करेगा तभी हीट होगा, तो उसके वो टाइम पे उसका एंट्रोपी भी इंक्रीजिंग होगा, मीन्स चेंज इन एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, ओके। जनरली नेचर्स में जो एंट्रोपीज रहती है, एंट्रोपी हमारे नेचुरल प्रोसेसेस में कभी भी इंक्रीजिंग ही रहती है, एंट्रोपी डिक्रीजिंग रहती नहीं है, ओके। वो हम लोग आगे देखेंगे, हमें पता चल जाएगा कि ना एक्चुअल एंट्रोपी किस तरह से रहेंगी, वो डिक्रीज होती कि नहीं, इंक्रीज होती कि नहीं, वो एक्चुअली पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा जनरल आइडिया आज पता चल गया कि चेंज इन एंट्रोपी मीन्स ds इज इक्वल टू DQ/T, एक्चुअल में एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला है, ओके ना। तो इसको हम लोग S भी लिख सकते हैं, ओके, S लिखेंगे तो फिर इसका इंटीग्रेशन कैसे कर लेंगे, ठीक है। बट एक्चुअल में हम लोग एंट्रोपी चेंज ही देखते हैं, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इट्स मीनिंगलेस, ओके ना, चेंज इन एंट्रोपी एक्चुअल में फाइंड किया जाता है, ओके, डिसऑर्डरनेस डिफाइन करने के लिए कि किस तरह से ये डिसऑर्डर होता है। सो मेन पार्ट इज दैट हाउ इट इज़ फॉर्म, दैट दिस प्रोसेसेस इज मेनली दैट इज हमने यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर किया था, जहाँ से हमने 3 पाथ कंसिडर किए थे, 3 पाथ से हमने 3 अलग अलग इक्वेशंस हमें मिले, ओके ना। तो ये इक्वेशंस को हमने कंबाइन करने के बाद हमें यहाँ पे पता चला कि जो हमने 2 रिवर्सिबल पाथ कंसिडर किए थे वो दोनों पाथ सेम है, ओके, मीन्स हमें पता चल गया कि ये क्वांटिटी एक्चुअल में पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, ओके, इट इज़ इंडिपेंडेंट है पाथ पे। हमें पता था पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो एक्चुअल में डिपेंड किस पे कर रही है, तो स्टेट्स पे डिपेंड कर रही है, तो उसके स्टेट कौन से है उस पर वो डिपेंड करेगी कि उसका वैल्यू क्या होगा, ओके। सो इट इज़ नोन एज दी स्टेट फंक्शन। तो ये इसका प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो, स्टेट फंक्शन है। इसका जो हमने यूनिट देखा था, तो यूनिट भी क्या रहेगा इसका जूल, यूनिट किस पे आएगा, हीट है मतलब जूल में हम लोग कंसीडर करते हैं, एंड केल्विन, जूल पर केल्विन, ओके, या फिर कैलोरी पर केल्विन, ऐसे इसका यूनिट है। तो यूनिट डिफाइन किया है, तो एक्चुअल में यही सब चीज़ है। तो इट इज आई थिंक, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।